हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज एक बहुत अच्छी बात ये रही कि आज मेरा अतिथि शिक्षक के तौर पर पहला दिवस था। बड़ा ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ेदार रहा। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला। चलो इसी पड़ाव में जो हम लोग सीडीपी वगैरह के जो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसका आज थर्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो उस थर्ड वीडियो में जो है सीडीपी के कुछ लगभग 28-29 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चनों में बहुत अच्छे मज़ेदार चीज़ें जो होने वाली है वो ये है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस है वो, मतलब जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या एक ऐसी इक्वलिटी होगी। तो दो अंडों से विकसित होते हैं, कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती, इनमें समान आनुवंशिकता होती है और आमतौर पर एक दूसरे में से कोई समानता नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है समान आनुवंशिकता होती है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खालिस्तान से जुड़े होते हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खालिस्तान से जुड़े होते हैं लिंग भेद से, लिंग से और पितृतंत्र से। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है जेंडर और सेक्स, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन थोड़ा सा सेम ही हो गए हैं। लिंग जेंडर की बात कर रहे हैं और एक सेक्स की बात कर रहे हैं। तो पुरुषत्व और आमतौर पर जो जुड़े होते हैं वो आंसर बी इज द राइट आंसर है अभी तो फिलहाल। पर इसमें और एक बार देख लेंगे कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ऑप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। दोनों के लिए बात है वो। वैसे सी उसका आंसर है और बी भी दिया हुआ है कुछ जगह पर, उसको अपन क्रॉस चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं, प्रयोजन कहते हैं, प्रकल्पना कहते हैं या अवलोकन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है निष्कर्ष है। आप लोग चाहे तो नीचे उत्तर भी देख सकते हैं। ये देखिए उत्तर भी लिख कर रखा है मैंने, करेक्ट आंसर भी लिख कर रखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष ये रहा। अगला प्रश्न है, निर्णय एक व्यक्ति विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए। इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? गहन चिंतन, अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन, भावनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर जो है 4 का आप लोगों का है गहन चिंतन। क्या उत्तर है बेटा? गहन चिंतन। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होना चाहिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम वैसे तो प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं पर ये क्वेश्चन हाई स्कूल का दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर फिर भी ठीक है, हमें एक पता होना चाहिए कि कितनी उसकी ध्यान अवधि होनी चाहिए। तो सही आंसर 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट या 32 से 40 मिनट या 10 से 12 मिनट होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होता है 5 का सही उत्तर है आप लोगों का 10 से 12 मिनट का उत्तर इसके लिए सही चुना गया है। सी इज द राइट आंसर। लिखा भी है यहाँ पर 10 से 12 मिनट का। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? व्यवहार को पुनर्बलित, व्यवहार होने से बहुत समय पहले, व्यवहार होने के लंबे समय बाद, व्यवहार होने के कुछ समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय पहले। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होना चाहिए व्यवहार होने से कुछ समय बाद। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है, जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद
उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड और नकारात्मक पुनर्बलन। तो 7 का सही उत्तर होना चाहिए सकारात्मक पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न देखिए, जब टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता है, तब तक वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जो तत्परता के नियम में विश्वास रखता है? और आपको मालूम है तत्परता का नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो आप लोग इसका आंसर थॉर्नडाइक के साथ जा सकते हैं। बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है, पर उससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन बड़े जल्दी प्राप्त हो जाए और आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें। हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा इस चैनल पर। प्रश्न अगला जो है प्रश्न नंबर 9, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा। तो गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड देना, तो दंड देने का प्रावधान तो हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं माना गया है, खास करके मनोविज्ञान में। बैठने की व्यवस्था को बदलना, बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करना, ये भी सही नहीं है। बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना, ये भी सही नहीं है। तो सही होता है बैठने की व्यवस्था में बदलाव करते रहना। ये एक बहुत ही अच्छा कक्षा का माहौल बनाने के लिए जरूरी एक कह सकते साधन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है। एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है। समाधान करने, ग्राहक की ओर से निर्णय लेने, राय थोपने, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। तो जब हम लोग एक मदद की बात करते हैं तो वहां पर लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर भी ध्यान देने की बात होती है। तो 10 का आंसर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 11 ये कहता है कि विकास के दौरान अधिगम के लिए एक मुख्य शर्त क्या है? विकास के दौरान क्या परिपक्वता, प्रोत्साहन, निर्देशन और वित्तीय सहायता। तो सबसे जरूरी होती है परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी कैसी है। और उसके बाद में प्रोत्साहन वगैरह तो उसके इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं जैसे किसी सब्जी को बनाने के लिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी है पहले सब्जी तो हो, मतलब परिपक्वता, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि सुरक्षात्मकता बच्चों को खालिस्तान की ओर ले जाती है। माता पिता की अत्यधिक, अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, मैंने इसको टाइप करते समय ध्यान नहीं दिया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा किसी क्वेश्चन पेपर में ले लेंगे। अभी तो इसका मैं आंसर दे देता हूं कि नहीं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई मुझसे, है ना। तो अपन इसको छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? एक स्वैच्छिक व्यवसाय, अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, समस्यात्मक कार्य और छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? तो प्रोजेक्ट विधि की अगर बात करें 13 का आंसर तो डी होता है, छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी की जाती है या उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये है आपका 13 नंबर का आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? परामर्श का बाहरी दिखावे का निदान, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन, और एक और लिखा होगा सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।
तो जो 14 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो है आप लोगों का बी होना चाहिए, व्यक्तियों को स्वीकृति और समझ, परामर्श में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा होता है? पहल बनाम अपराध, स्वतंत्रता बनाम शर्म संदेह, परिश्रम बनाम हीनता और उदारता बनाम ठहराव। तो 15 का सही उत्तर है बी। यदि तुम लोगों ने एरिक्सन के पूरे नियम पढ़े होंगे तो वहां पर यह आपको सब कुछ मिल जाएगा, बड़े अच्छे से पढ़िएगा जरूर। एरिक्सन को याद रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर में आते हैं, जो भी टेट वगैरह से जुड़े हो या बाल विकास या पेडागोजी से जुड़े होते हैं, वहां ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उनके या उसके नजरिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह कौन सा है? संज्ञानात्मक व्यवहार थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा और मिलाव थेरेपी और मॉडलिंग। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 का सही उत्तर होना चाहिए ए, संज्ञानात्मक व्यवहार थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है भाई, वो भी देखिए। विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? पश्य बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में तो होगा ही नहीं, किशोर अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो विकास के किस चरण में बच्चा इंडोर और आउटडोर, तो ये होता है पश्य बाल्यावस्था से ही शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? संबंध, सहयोग, निकटवर्ती विकास और अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वहां, अन्वेषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 के पास चलते हैं। 19वां प्रश्न ये कहता है कि भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? नेटिविस्ट सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। तो 19 का आंसर जो है वो सही व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ जाएगा, क्योंकि भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होता है? वास्तुकला, संगीत कला, रचनात्मक और लिखना। किसके लिए बोल रहा है? उच्च स्थानिक बुद्धि वाले के लिए। 20 का उत्तर जो है वो होगा 1 नंबर, वास्तुकला के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रुचि के साथ साथ खाली स्थान एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 21 का उत्तर आप लोगों के अनुसार क्या होगा? तो वो हो जाएगा एप्टीट्यूड, योग्यता। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण के जनक कौन कहलाते हैं? ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के रख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगा। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? 22 का सही उत्तर है डी, सिगमंड फ्रायड। डी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? द्विकारक सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। द्विकारक, वाइगोत्स्की, अब्राहम मास्लो, जिन विलियम फिट्ज पियाजे और फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो सही उच्चारण जो है इसका, या सही उत्तर के साथ चले तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अनुसार है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, पर उससे पहले इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1959 में द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे दो कारक थ्योरी या हर्जबर्ग का मोटिवेशन हाइनीज थ्योरी भी कहते हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों की संतुष्टि और असंतुष्टि दो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती हैं। पहला है हाइजीन कारक। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता कारक। ये कारक कर्मचारी की असंतुष्टि को कम करने में मदद करते हैं, जैसे वेतन, कार्य परिस्थितियां, संगठन की नीतियां और प्रबंधन। ये जो होती हैं ये हाइजीन कारक होते हैं, ये स्वच्छता वाले कारक कहलाते हैं। और अगला है मोटिवेशन कारक। ये कारक कर्मचारी की संतुष्टि और प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, जैसे ये कार्य की चुनौती, जिम्मेदारी, प्रगति की संभावना और मान्यता, और हो सकता है ना आप लोगों को एक अप्रिसिएशन मिले उसके लिए। तो याद रखिए इसमें संतुष्टि है और हाइजीन कारक में असंतुष्टि को मदद करने वाले चीजें हो सकती है, ऐसा कहने का आशय है। हर्जबर्ग का मानना है कि हाइजीन कारक को संतुष्ट करने से कर्मचारी असंतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मोटिवेशन कारक को पूरा करने से ही वे वास्तव में संतुष्ट और प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है कि द्विकारक सिद्धांत में जिन दो कारकों की पहचान की गई थी वो कौन से हैं? रासायनिक और सामाजिक, अभिप्रेरणा और स्वच्छता, जिसको मोटिवेशन और हाइजीन कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को पढ़ा, तो इससे आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं चाहिए। बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुइस एल थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित नहीं किया? थर्स्टन ने किस विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया? सहचारी स्मृति पर, मौखिक अवधारणा पर, मनोप्रेरणा योग्यता पर और संख्यात्मक क्षमता पर। तो 25 का उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, मनोप्रेरणा योग्यता। सी सही उत्तर है इसका। छब्बीसवां क्वेश्चन, निम्न में से प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। याद रखिए इनमें से कौन सी एक वो कह सकते हैं अधिगम अक्षमता है जिसमें एक बच्चे को वर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो याद आ रहा है डिसलेक्सिया, मैंने आप लोग कल भी बताया था, है ना, कि वो लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, और डिसग्राफिया में लिखने की संबंध में होती है ना, ये समझ रहे हैं आप लोग। तो सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। सही क्या हो जाएगा बेटा? 26 का उत्तर डिसलेक्सिया। अगला देखिए, शिक्षा शास्त्र का अर्थ खालिस्तान होता है किस चीज से होता है? बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों का नेतृत्व करना, बच्चों के गाइड करना और बच्चों को समझाना या समझाना। तो शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है बच्चों को समझाना उचित तौर पर, मतलब 4 सही आंसर है, मतलब डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी सहायता के क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्कैफोल्डिंग। ये आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भैया। ए स्कैफोल्डिंग है ना, जिसको पाड़ भी कहते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 30वां जो प्रश्न है वो गलत दिया हुआ था पेपर में, तो उसको मैंने हटा दिया वहां से। खालिस्तान की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। 6 महीने की आयु में, 3 महीने की आयु में, 1 वर्ष और 9 महीने। तो सही आंसर है 3 माह। तो ये था आज का वीडियो, बहुत बहुत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। आप लोग भी पढ़िए और नोट करके भी रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, अगले विचारों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री।